तो यहाँ पर हम लोगों को आगे बात करना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। और देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन जो है हम आम जीवन में कई बार देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर बात करेंगे ना, तो तुमको यहाँ पर ज्यादा बेहतर में समझ में आएगा। जैसे कि सपोज तुम्हारे घर में खाना बन रहा होगा और वहां पर चूल्हे के आसपास देखोगे तो दूसरी ओर वस्तुएं हिलती हुई नजर आएगी। कई बार तुमने गौर किया होगा। फिर तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। साथ ही साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय क्या होता है, ये तुमको वायुमंडलीय अपवर्तन को समझने के बाद ही तुमको समझ में आने वाला है। अब समझते हैं यहाँ पर हम कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है, जरा समझो। सपोज ये हमारा कांच है, ठीक है, और ये है हवा। अब यहाँ पर होता ये है कि अगर यहाँ से सपोज ये कोई प्रकाश का स्रोत है, टॉर्च ले लिया हमने, यहाँ से प्रकाश निकला और इस कांच पर पड़ा, ठीक है, मतलब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जा रही थी, तो इसको सीधा इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है, ये मुड़ जाता है। अब ये मुड़ा क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जा रही होती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रकाश के चाल बदलता है। हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, कांच में प्रकाश की चाल कम होता है। चाल बदलने के कारण ये किरणें थोड़ा मुड़ जाती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कहने का मतलब, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है, तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसका रास्ता थोड़ा सा बदलता है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, अब इतना तो समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन कहां पर होगा, जहां पर दो अलग अलग माध्यम होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में अगर बात करें, तो वायु में तो एक ही माध्यम होता है ना, वायु है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता कैसे? देखो, एक माध्यम तो यहाँ है नहीं, पहली बात तो ये समझ, क्योंकि अगर तारे से प्रकाश निकल के आ रही है, तो वहां एक तो निर्वात होगा, दूसरा हवा है, दो अलग अलग माध्यम। अब रही बात यहाँ पर चूल्हे के आसपास का, चूल्हा अगर जल रहा है तो उसके दूसरी तरफ वस्तु देखेंगे तो हिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर कैसे अपवर्तन हो रहा है? इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, समझो, समझना जरा ध्यान से इसको, कि यहाँ पर होता यह है कि अगर हवा को हम गर्म करें, हवा को यदि हम गर्म करेंगे, तो गर्म हवा जो है ना, गर्म हवा में बहुत कम कण होंगे। कण क्या होगा? कम होगा। जो वायु का कण है या जो दूसरा कण है, गर्म हवा में कम होगा, ठीक है। दूसरी ओर बात करें, जो ठंडी हवा होता है, उसमें कणों की संख्या जो है वो अधिक होता है। वायु कण हुआ या कोई दूसरा कण हुआ, ठंडी हवा में कणों की संख्या अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग माध्यम बन रहा है। अगर ठंडी और गर्म हवा है, क्योंकि चूल्हा जल रहा है ना, सपोज यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, ठीक है, ये चूल्हा हमारा यहाँ से जल रहा है। तो चूल्हा अगर जल रहा है, तो अगर ये चूल्हा यहाँ से जल रहा है, ध्यान से देखना, तो इस आसपास का हवा तो गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। और इसके ऊपर की हवा जो है वो क्या है? वो है हमारा सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरणें जो है ना, प्रकाश की किरणें जो है, तो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ, या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। और दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का अपवर्तन तो होना यहाँ पर फिक्स है, प्रकाश का अपवर्तन होगा ही। इसलिए यहाँ पर होता ये है, अच्छा, हवा, चूंकि हवा है ना, और हवा इतना ही दूर गर्म रहेगा। इससे ऐसे तो नहीं है चूल्हा यहाँ जल रहा है तो गर्म यहाँ होगा, और हवा को हमने रोका तो है नहीं। इसलिए हवा जो है ना, यहाँ से हमेशा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तो कभी मान लो ठंडी हवा यहाँ से इधर आया, तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर ये दोनों हो सकता है, दोनों का दोनों सघन माध्यम बना, थोड़ा देर हवा रहता होगा, फिर गर्म होने के बाद ये विरल माध्यम बना। तो इस प्रकार से जो है ना, वस्तु अपनी जगह से हटती हुई फिर उसी जगह पर आती हुई, अपनी जगह से हटती हुई फिर वहीं पर आती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम वस्तु का हिलना कहते हैं। बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि ये जो गर्म क्षेत्र है ना, गर्म क्षेत्र क्या करता है? हवा को विरल बना देता है, इसके घनत्व को कम कर देता है, जिससे हवा विरल माध्यम बन जाता है। और उसके ऊपर का हवा ठंडा होता है, जिससे सघन माध्यम बनता है। और इस वजह से यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन देखने को हमको मिलता है।
और इस तरह से हम बोल सकते हैं चूल्हे के पास की वस्तु यहाँ पर हिलती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया, ठीक है। चलो जी, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? अब अगर इसके बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है हम क्या बोल सकते हैं, जो परिभाषा है वो देख लो कि वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवाओं की धाराएं बहती रहती है। ठंडी और गर्म हवाएं अलग अलग माध्यमों की तरह काम करती है, जिससे गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इस अपवर्तन को ही हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हमने क्या कहा? ठंडी और गर्म हवाओं की धाराएं जो है वायुमंडल में चलती रहती है। ठंडी और गर्म हवा जो है वो हमारा दो अलग अलग माध्यमों की तरह काम करता है, जिसके फलस्वरूप जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इस प्रकार का अपवर्तन को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? समझना जरा, यहाँ पर समझना तारे टिमटिमाते क्यों हैं। सपोज मान लो ये हमारा ये ऊपर वाला भाग जो है वो ठंडी हवा है और नीचे वाली है हमारा गर्म हवा। इस प्रकार से तारे यहां से है, प्रकाश यहां से यहां तक बहुत बढ़िया आया। अब ठंडी हवा है तो ये सघन माध्यम होगा, ये हमारा अभिलंब है। ये क्या है? हमारा अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण जो है ना सघन माध्यम से, देखना जरा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। और अभिलंब से दूर हटने के बाद अब जो तारा है वो हमको कहाँ दिखने वाला है? तारा हमको यहाँ पर दिखने वाला है। अब चूंकि हम फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि ये हवाएं हैं, ऐसा नहीं कि माध्यम फिक्स है, हवा है, हवा का झोंका चलता रहता है। इस वजह से जो माध्यमों में है वो अंतर बनता रहता है। इस वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ठंडी हवा है और यहाँ भी ठंडी आ गया, हवा आ गया, तो तारा तुमको फिर से यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि दोनों माध्यम एक हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो नहीं रहा है, तारा तुमको यहाँ दिखेगा। फिर मान लो यहाँ पर गर्म हवा बह गया तो तारा यहाँ दिखेगा। मान लो ठंडी हवा बह गया, तारा यहाँ दिखेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि तारे से आने वाले अधिकांश प्रकाश क्या होता है, अधिकांश प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित ही हो जाता है, बहुत बड़े एंगल से अपवर्तित हो जाता है। और इस स्थिति में कुछ समय के लिए तारा हो सकता है खो भी जाए, मिले ही ना। या कभी कभी हुआ कि पूरे पूरे प्रकाश परावर्तित ही हो जाए, कोई बड़ा कण आ गया, परावर्तित हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है कि हमको तारा दिखेगा ही नहीं कुछ समय के लिए। ये सब घटना जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह या चांद क्यों नहीं टिमटिमाता है? अगर इसके बारे में बात करना चाहे तो क्या बोल सकते? देखो, तारा हो, अगर तारा हमसे बहुत दूर होता है तो बहुत बड़ा, छोटा तो है नहीं, तारा है तो बहुत बड़ा, लेकिन तारा जो है ना हमसे बहुत दूर होता है, जिस वजह से इसके प्रकाश का एक छोटा सा स्रोत मानते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? छोटा सा स्रोत मानते हैं। अब छोटे से स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है और कुछ यहाँ पर कुछ थोड़े से प्रकाश का अपवर्तन हुआ, तो इस स्थिति में तारा जो है टिमटिमाता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन समझो जरा, यही घटना अगर हम चांद के साथ करें, सपोज हमारा ये पृथ है, ये चांद या हमारा क्या है? ग्रह है। अब इस चांद से बहुत ढेर सारी किरणें यहाँ पर पृथ्वी पर आएगी, है ना। ये सपोज हमारी पृथ्वी है तो चांद से ढेर सारी प्रकाश किरणें यहाँ पर पृथ्वी में है। सपोज एक दो किरण इधर अपवर्तित हो भी रहा है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ता है, हम चांद को स्पष्ट रूप से तो भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब है चांद हमसे नजदीक है, इससे जो अमाउंट ऑफ लाइट आता है हम तक, जो प्रकाश की किरणें हम तक आती है बहुत ज्यादा आता है। इसमें से कुछ प्रकाश की किरणें यदि अपवर्तित भी हो जाती है तो इससे उसकी स्थिति में, चांद की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि तारा जो है वो हमसे काफी दूर होता है, जिससे एक प्रकाश का छोटा सा स्रोत मानते हैं। और इस स्थिति में होता यह है कि इससे प्रकाश की किरणें जब आती है तो थोड़ा भी अगर अपवर्तन होता है तो तारे पे फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है और एक छोटे से प्रकाश का स्रोत है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय क्या है? इसके बारे में हमको बात करना है, ध्यान से देखना है इस बात को। सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय क्या है, इस बारे में हमको बात करना है। तो सपोज ये हमारा, सपोज क्या मान लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। समझना जरा ध्यान से, सूर्य अगर यहां तक रहेगा तो हम सूर्य को देखते हैं, ठीक है। लेकिन यही सूर्य अगर हमारे क्षितिज से नीचे आ जाए, मतलब यहां से हमारा पृथ्वी है और सूर्य हमारे पास यहां पर आ गया, तो अब जाहिर सी बात है सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा। सूर्य क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। अच्छा समझना जरा, सूर्य की प्रकाश निर्वात से होकर के आती है,
और हमारे वायुमंडल में आती है, निर्वात से हमारे वायुमंडल में आती है। और वायुमंडल जो है ना वो एक सघन माध्यम की तरह काम करता है, जबकि निर्वात जो है वो विरल माध्यम की तरह काम करता है। अब ये सूरज यहाँ पर नीचे धीरे 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 अस्त होने के कगार पर है और ये सबसे निचले भाग में आ गया है। अब होता यह है कि इससे प्रकाश की किरणें, चूंकि यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर तो प्रकाश की किरण पड़ रहा है ना, सूरज की किरणें यहाँ पर तो पड़ रही है। अब इसका मतलब ये हुआ, समझो जरा, यहाँ पर प्रकाश किरणें पड़ रही है। अब सूरज की किरणें चूंकि चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के कारण किरणें मुड़ेगी और किरणें मुड़ने के कारण हम सूरज को कहां पर देख पाते हैं, सूरज को ऊपर उठा हुआ देख पाते हैं। कितने समय तक? 2 मिनट तक। कितने समय तक? 2 मिनट तक, है ना। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बोलेंगे कैसे? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे बोलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है, ठीक है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, हमारा वायुमंडल सघन माध्यम की तरह काम करता है, जबकि सूर्य की किरणें निर्वात से चलकर आती है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने के कारण यहाँ पर अपवर्तन होता है, जिस वजह से हम सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट सूर्य को हम लोग देख पाते हैं। और यही सेम घटना जो है सूर्योदय के समय में भी होता है। सूर्य उगने से पहले ही हम 2 मिनट सूर्य को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि यही हमारा अपवर्तन के कारण। इस प्रकार से वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच में यहाँ पर 4 मिनट हमारा बढ़ जाता है, मतलब 4 मिनट हम सूर्य को ज्यादा देख पाते हैं, जिसको सूर्योदय और सूर्यास्त का हम लोग आभासी समय कहते हैं। क्लियर है बात?